Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 13th of July 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, to start with the MCQs of the last day session. The first question is regarding river Kaveri originates from which state? कल हमने कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में डिस्कस किया था. द डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये क्वेश्चन भी कई बार आया है. सो रिवर कावेरी कहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है? सो इट ओरिजिनेट इन कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर कावेरी originates from which hills? If you discuss about the hills or if you think about the hills, then the hills are of course Brahmagiri hills. So the river Kaveri originates from the the hills of Brahmagiri. River Kaveri originates from. Now here the question is about the larger range, that is Western Ghats. So this river is originating from Western Ghats. Next question is river Kaveri flows from which group of states? ये दो स्टेट्स हैं जहां से कावेरी रिवर फ्लो करती है and these are Karnataka and Tamil Nadu, and that's why there is a dispute over the uses of its water for both the state, that is Karnataka and Tamil Nadu. Another question, river Kaveri is also known as. ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था और जब आपके साथ में हमने इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि गंगा ऑफ साउथ एंड साउथ गंगा ये दोनों कौन कौन सी रिवर्स हैं. सो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा और ये आपके लिए एक चैलेंज है, टास्क है कि आपको विदाउट गूगल किए इस क्वेश्चन का आंसर देना है. जब आपका आंसर करेक्ट हो इनकरेक्ट हो फिर आपको देखना है कि आप जो है गूगल कर सकते हैं, उसके लिए सर्च कर सकते हैं. हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहां जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं. सो आई होप अब आपने के आंसर को थोड़ा गैस किया होगा. अनदर क्वेश्चन, करंटली नेटो हैज हाउ मेनी मेंबर्स? नेटो में करंटली कितने मेंबर्स हैं ये आपको बताना है. ये क्वेश्चन भी आपके लिए है बिकॉज नेटो इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है. सो आने वाले एग्जाम में नेटो के बारे में बेसिक फैक्ट्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना. अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ. देखो आज है सैटरडे, तो सैटरडे को मोस्टली बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार देखने को नहीं मिलती. सो उसमें कुछ लार्ज स्टोरीज वगैरह को कवर करते हैं कुछ न्यूज़पेपर्स. सो हम यहाँ पर एक बेसिक सा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से जो है केजरीवाल साहब को जो बेल है दैट इज इंटरिम बेल प्रोवाइड कर दी है. और इंटरिम बेल जब इन्होंने प्रोवाइड की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही विल बी आउट फ्रॉम द जेल, ही विल रिमेन इन जेल अगेन. क्यों? बिकॉज उनके अरेस्ट को लेकर के सीबीआई ने ऑलरेडी अपना जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो कंप्लीट कर ली थी और अब वो किसकी कस्टडी में है? अब वो सीबीआई की तरफ से अरेस्ट में है. सो अभी वो जेल से बाहर तो नहीं आएंगे. नेक्स्ट है फिर हमारे पास एक छोटा सा न्यूज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के लिए. इस जजमेंट में, इस ऑब्जर्वेशन में कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट, दैट स्टे ऑन बेल शुड ओनली बी ग्रांटेड इन रेयर केसेस. सुप्रीम कोर्ट का कहना है. नॉर्मली क्या होता है, जब भी जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें प्रोसीडिंग चलती है तो ट्रायल कोर्ट बेल प्रोवाइड कर देता है. अब जो अपोजिशन है वो चला जाता है हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट क्या करते हैं, उस बेल पर मोस्ट ऑफ द केसेस में, कई सारे केसेस में जो है स्टे लगा देते हैं. स्टे लगा देते मींस उस बेल को नहीं होने देते. सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जब ट्रायल कोर्ट ने अगर किसी को बेल ग्रांट नहीं किया सो जो हाई कोर्ट्स हैं, जो हायर जुडिशरी है, इट शुड नॉट स्टे द बेल इन एवरी केस. मींस अगर वहां पर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ नए टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, नए फैक्ट्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट है वो छुप गया तो वो यूज में नहीं हुआ, वैसे केसेस में हायर जुडिशरी को चाहिए कि वो बेल पर स्टे लगाए. अगर ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी
तब जो है हाई कोर्ट उस बेल को स्टे कर सकता है। मींस रेयर केसेस में। इट मींस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट्स को चाहिए कि जो लोअर जुडिशरी है, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं, उनको भी इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। उनकी पावर्स को उनको इस तरीके से सबऑर्डिनेशन में ना रखा जाए। कई बार पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर अपने ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जब हाई कोर्ट के जजेस आते हैं ना, तो जब कहीं मीटिंग वगैरह होती है तो जो ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं वो ऐसे लाइन बना करके खड़े रहते हैं उनके रेस्पेक्ट में। जब कहीं पर जो है खाना खाया जाता है, जो है डिनर वगैरह कहीं पर होता है, तो जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं वो तब तक खाना नहीं खाते जब तक कि हाई कोर्ट के जज खाना ना खा लें। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कई बार अपना कमेंट किया है कि इस तरीके से हमें नहीं करना है। जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ उनका भी रेस्पेक्ट है, उनको सबको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये तो एक छोटा सा इसमें न्यूज था। अनोदर हमारे पास में क्या है, एक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है एडिटोरियल में द हिंदू के। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन, उनकी मीटिंग हुई रसिया में। अब उसको लेकर के कुछ आर्टिकल्स, उसका एनालिसिस आना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहला आर्टिकल ये है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अ वॉबी वॉक मीन्स एक ऐसी वॉक है जो हमें थोड़ा सा बैलेंस करके चाहिएगी। क्या कहते हैं वो कि इंडिया डिड वेल, इंडिया ने अच्छा किया, ठीक है, टू असर्ट इट्स टाइज विद रसिया। मीन्स हमने अपनी टाइज को, अपनी फ्रेंडशिप को मजबूती के साथ में, स्ट्रेंथनेस के साथ में उसको हमने रखा। लेकिन द ऑप्टिक्स वर बैड। लेकिन उसके कुछ मैसेजेस इंटरनेशनल कम्युनिटी में, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, नेगेटिव फॉर्मेट में भी गए हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि देखो हमारी बायलैटरल जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छी थी, बट जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको काफी इससे झटका लगा है। क्यों? कि उसी समय पर नेटो की भी मीटिंग थी। अब वर्ल्ड की कम्युनिटी में, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें ये मैसेज गया है कि इंडिया जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ न जाकर के रसिया के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये मैसेज गया है। दोनों की मीटिंग एक साथ हुई है, उधर नेटो की मीटिंग हुई है, तो दूसरी तरफ में रसिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर जो मीटिंग है उसमें हमने लार्जली हालांकि बात की थी अपने ट्रेड रिलेशंस को लेकर के, कि भाई आने वाले 2030 तक हम अपने ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाएंगे। तो बोला इससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया जो है काफी टाइम से जो अपना क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल है वो ले रहा है रसिया से। क्यों? कि रशिया हमको बहुत सारा डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट क्यों दे रहा है? कि रसिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने, तो रसिया को भी तो बिजनेस चाहिए, उसको भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो जो ऑयल हम मिडिल ईस्ट से लेते थे, चाहे आपका सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, है ना, उन कंट्रीज से लेने की बजाय हमको सस्ता मिल रहा है कहाँ से? रसिया से। तो हमने रसिया से लेना स्टार्ट कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके का अगर हमारा रिलेशन चलेगा, ट्रेड हम अच्छा खासा ले रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस पे हमको ऑयल मिलेगा, तो हमारा ट्रेड जो है, बायलैटरल ट्रेड है, वो $100 बिलियन पर पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी सप्लाईज हैं जिस पर हमारी बात उसमें हो सकती है। फिर ये कह रहे हैं कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इंडिया और रसिया की प्रेसिडेंट्स वगैरह की मीटिंग होती है तो वहां से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते हैं कि सब इंडिया ने जो है ये वाली डिफेंस प्रोजेक्ट उनसे ले लिया, ये डिफेंस के इक्विपमेंट वहां से हमने लिए हैं। ठीक है, इस बार ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि इंडिया ने रसिया से क्या परचेज किया है, कोई डिफेंस का कोई मिसाइल सिस्टम, कोई डिफेंसिव सिस्टम, या कोई फाइटर जेट्स, ठीक है, या कोई राइफल्स का प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ अभी इसमें अनाउंस नहीं हुआ है। उसका रीजन ये बता रहे हैं कि बिकॉज रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि रसिया
का वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ में, तो हमारे जो रशिया को पहले ऑर्डर दे रखे थे हमने, चाहे वो राइफल्स के थे या और भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे, वो हो चुके हैं डिले। तो इंडिया ने इसलिए फिर अभी उनके साथ में ऐसा कोई पैक्ट भी साइन नहीं किया है कि अभी हमारे पहले प्रोजेक्ट की चीजें भी नहीं आई हैं। दूसरा, फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई एक हाइपोक्रेसी क्रिएट हो रही है, कहाँ? वेस्टर्न वर्ल्ड में। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों? वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में मिल करके काम करे और यूक्रेन पर उनका साथ दे। तो हाइपोक्रेसी क्या है? हाइपोक्रेसी है कि जब यूक्रेन में वॉर हो रहा है, वहां के पीपल की डेथ हो रही है, तब तो आपको बहुत सारी चिंता हो रही है, लेकिन वहीं जब इजराइल और गजा वाले रीजन में जो अटैक चल रहे हैं, उस पर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ भी नहीं कर पाया है। तो आप जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, सो इट इज लिमिटेड ओनली टू यूरोप। So it means the Western world is always blamed for the taking care of only their concern. Western world don't have concern, don't bother about the situations of the world. Those are outside the European territories or the Western world, including USA, Canada, या कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। मीन्स आप उन कंट्रीज की सारी चिंता करते हो, बट लेकिन वही ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अगर कहीं और होती है तो उनकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज यूक्रेन अब यूरोप में आता है तो आपको इसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसकी नजर आ रही है। लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर यूएसए ने, है ना, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने पहले वाले टाइम में, आज भी जो यूएसए वगैरह है, वर्ल्ड की कितनी सारी जगह पर अपना डोमिनेंस क्रिएट किए हुए है। वर्ल्ड में जहां पर भी थोड़ी शांति स्थापित जो है एस्टैब्लिश होती है, पीस एस्टैब्लिश होती है, तो यूएसए वहां अपनी सेंट्रल एजेंसी वगैरह लगा करके वहां पर क्लैसेस स्टार्ट करवा देता है, जिससे कि इसकी डिफेंस इंडस्ट्री चलती रहे। सो ये इस आर्टिकल में हम देख रहे हैं। तो यूएस का जो डिपार्टमेंट है, यूके है, इन सब ने थोड़ा सा इंडिया को क्रिटिसाइज किया है और अपनी जो न्यूज एजेंसी वगैरह है इनकी, वहां पर भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया है कि भाई आप यूएसए के इसके रशिया के साथ में जो रिलेशंस क्रिएट कर रहे हो वो ठीक डायरेक्शन में नहीं है। सो ये था ये वाला जो आर्टिकल जिसमें हमने बात की थी। अब हम आ जाते हैं एक अनोदर एडिटोरियल। ये एडिटोरियल है हमारा क्रैश कोर्स, मींस दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हीकल और स्पेशली एक्सीडेंट्स की बात करता है ये आर्टिकल। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूपी के उन्नाव में एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में अराउंड 18 पीपल की डेथ हो गई। 18 पीपल की डेथ हो गई और इतनी भयंकर थी वो डेथ के मींस जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो लोग उस बस से बाहर जो है जा करके गिरे एकदम, और कोई मिल्क का टैंकर था उससे उनका क्रैश हुआ। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट होते हैं, इस बस का इन्होंने केस उठाया कि बस का ना तो इंश्योरेंस हो रखा था, ना ही उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो था, प्राइवेट बस थी, ठीक है, ना उस बस की जो फिजिकल कंडीशन है वो भी बैड थी। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली सिचुएशन हमें केवल एक बस से यहाँ देखने को मिलती है, बट द सेम सिचुएशन इज एग्जिस्टिंग इन ऑल ओवर इंडिया। और इंडिया के हर एक कॉर्नर में वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। उन सब पर पूरे नेशनल लेवल पर इस पर हमें काम करना होगा। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स को एक एक करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात करते हैं कि 10 जुलाई को ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो रोड साइड बहुत सारे इन सेफ्टी वगैरह जितनी भी होती है उन सबको ये साइडलाइन कर देते हैं और अपना जो नॉर्मल बिजनेस है उस सबको देख करके रखते हैं। बहुत सारे केसेस में जो ड्राइवर्स हैं, है ना, उन ड्राइवर्स के जो डीएल हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वो फर्जी बने हुए हैं, पैसे लेकर के बने हुए हैं। रिसेंटली एक केस हुआ था आगरा और ये मथुरा वाला जो हाईवे है हरियाणा वाले रीजन में, कि वहां पर एक बस में जो है फायर इंसिडेंट हुआ, आग लग गई। उसमें क्या हुआ,
वो जो पैसेंजर्स थे वो बता रहे थे ड्राइवर को कि भाई बस में पीछे आग लग गई है, बस को रोक दो। लेकिन जो ड्राइवर्स हैं, स्पेशली जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो बसेस चल रही हैं, प्राइवेट ट्रैवलर्स हैं जो टूरिज्म का काम करते हैं, उसकी बस में अगर आप बैठ गए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो पैसेंजर्स के साथ में बहुत बदतमीजी करते हैं, है ना। उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो सब बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, ठीक है। और उनके पास में ना ही फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ये वाली सिचुएशन है, गवर्नमेंट को पता है, लोकल स्टाफ को पता है, लोकल पुलिस को पता है, ट्रैफिक पुलिस को पता है, वहाँ का जो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है, आरटीओ होता है, उसको भी पता है कि ये सब चल रहा है। पैसे दे करके वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं गाड़ियों के। बोला ये सब जो लोकल लेवल पर हो रहा है, ऐसी नॉर्मल लोगों की, आम आदमी की डेथ के लिए ये जो लोकल अथॉरिटीज है इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए। दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। और इसका हमें नेशनल लेवल पर काम करना होगा। फिर यहाँ पर एक ये डेटा बताते हैं हमको कि अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसके डेटा की बात करें तो 1.7 लाख पीपल डाइड, मर गए, एंड 4.23 लाख वर इंजर्ड इन 4.4 लाख रिकॉर्डेड एक्सीडेंट्स इन 2022। ये कह रहे हैं कि 2022 में 4.46 लाख एक्सीडेंट हुए। उसमें से डेथ कितनी हुई? उसमें से डेथ हुई अराउंड 1.71 लाख, और बाकी के जो बचे हुए उनको इंजरी हुई। तो अगर हम 1 ईयर में अगर हमारे यहाँ 4.46 लाख एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये तो वो हैं जो एनसीआरबी के डेटा में रिकॉर्डेड हैं। इट मींस ऐसे कितने सारे एक्सीडेंट्स हैं जिनका पता ही नहीं चलता, वो कहीं किसी रिकॉर्ड में ही नहीं आते। तो मैं अगर इसको कहूं कि अराउंड 5 लाख एक्सीडेंट एवरी ईयर हो रहे हैं, अराउंड 5 लाख। अब इस 5 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 365 से, फिर इसको डिवाइड कर दोगे आप जो है तो पर डे का आपके पास में डेटा आ जाएगा कि पर डे अराउंड कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने फिर 2021 का डेटा लिया कि हमारे यहाँ 11.3 पर लेख पर 11.3 रोड एक्सीडेंट होती है और उनमें डेथ हो जाती है, ठीक है। ये इस बात पे जो है फोकस करते हैं। इनका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट को ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली जो लोकल लेवल पर काम करने वाले टूरिज्म वाले जो इंडस्ट्री के लोग हैं और उनकी बड़ी बड़ी फर्म्स चल रही हैं, बहुत सारी बसेस चल रही हैं, उन पर हमें कंट्रोल करना होगा, उनको रेगुलेट करना होगा। जो उन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं, वहाँ के लोकल बिजनेस चलाने वाले हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उसको काम करना होगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर काम करना होगा, सेफ्टी सर्टिफिकेट पर काम करना होगा, ठीक है। और जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास में जितना भी डेटा है, कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी बसेस हैं जिनका सर्टिफिकेट है, कौन कितनी बसेस ऐसी हैं, मींस एक डेटा ये ऐसा नहीं निकाल सकते अपनी वेबसाइट पर कि एक ऐसा डेटा लगा दें कि टोटल व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो टोटल दिखा दें वहां पर, जिनका रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सब ओके है उसकी एक अलग लिस्ट निकाल दें वेबसाइट पर। ऐसी गाड़ियां जिनकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो नहीं है उनकी एक अलग से लिस्ट निकाल दें। कोई ऐसा रूल, मैं अभी सोच रहा था थोड़ी देर पहले, आपको भी लगेगा कि हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिस बस में हम जिस बस में हम ट्रैवल करें, जिस भी गाड़ी में हम सर्विस करें, उसके लिए ये मैंडेटरी कर दिया जाए, जैसे कि चाहे वो ओला हो गया, उबेर हो गया, गवर्नमेंट की बसेस हो गई, कि उसमें साइड में उस व्हीकल से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स का कोई एक पिक साइड में कहीं लगा हो या वो ऑनलाइन कहीं पर अवेलेबल हो, कि हम गाड़ी में बस में बैठने से पहले ये चेक कर सकें कि भाई इसका सर्टिफिकेट, ड्राइवर का लाइसेंस, और इसमें फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह को लेकर के एनओसी डिपार्टमेंट की, वो सब जब बस में हम बैठे तो साइड में कहीं एक जगह पर लगा हो तो लोग देख सकें उसको। या जो हम जैसे कि रेड बस, फ्लिक्स बस,
IRCTC इन वेबसाइट से जब जब हम जो है अपनी कोई बुकिंग करते हैं तो वहीं साइड में जिस बस से वो हमको ट्रैवल कराने वाले हैं उस बस की सारी डिटेल्स वहां पर शो कर दे कि भाई इस बस का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसका सर्टिफिकेट हमारे यहाँ ओके है, इसका ड्राइवर उसका ड्राइविंग लाइसेंस ओके है। ये सारी डिटेल्स भी तो हम शो करवा सकते हैं ना वेबसाइट पर जब हम अपनी जो है टिकट्स वगैरह बुक करें। सो ये कह रहे हैं दैट नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर जितनी भी अथॉरिटी हैं उन सबको मिलकर के काम करना होगा, तब जाकर के हम इस जो ब्रिज है उसको गैप है उसको हम फिल कर पाएंगे। अदरवाइज देयर विल बी मल्टीपल एक्सीडेंट्स। और अगर आपको एक बात और पता हो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्सीडेंट होते हैं तो वो इंडिया में होते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में अगर कहीं पर डेथ होती है तो इंडिया में होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए हमारे यहाँ पर क्या है कि लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स है वो पता ही नहीं है ना उनको। ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं बहुत लंबे टाइम से उसको ऑब्जर्व किया है, आपने भी किया होगा। रोड पर लेन होती है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप भाई किसी एक लेन में चलाएं अपने व्हीकल को, ठीक है। मैंने इतने सारे व्हीकल्स को देखा है, आपने देखा होगा कि वो ना तो इस लेन में चलाएंगे ना किसी एक लेन में चलाएंगे, वो इस रीजन में चलाएंगे। मींस इस लेन को बीच में रखते हैं वो, उनको लगता है कि लेन ड्राइविंग का मतलब इस लेन पर हमको चलना है, इसके ऊपर हमको चलना है। जो राइट वाली लेन होती है वो हमेशा ओवरटेक करने के लिए होती है, हमेशा फ्री रहनी चाहिए। लेकिन आप दिल्ली में ही हाईवेज पर बहुत सारे जो ऑटो हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, उनको पाओगे कि वो इस लेन में चल रहे हैं। बहुत सारे ट्रक्स को पाओगे वो उस लेन में चल रहे हैं। और स्पेशली जो ऑटो हैं वो तो इसी तरीके से अपने ऑटो को चलाते हैं, इस लाइन पर चलाते हैं जो लेन ड्राइविंग की लाइन होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से इंडिया में एवरी ईयर एवरी मिनट एक्सीडेंट होते हैं। और उसको लेकर के ऑल ओवर इंडिया लोकल अथॉरिटीज को नेशनल लेवल पर और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सबको मिलकर के वर्क करना होगा, तब जाकर के हम इस इश्यू को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक सजेशन ये भी हो सकता है कि एटलीस्ट 10th क्लास तक सबके लिए ट्रैफिक रूल्स की एक प्रॉपर बुक हो और उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए। तब जो है बचपन से ही अगर सब सीख करके आएंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अभी ऐसा कुछ नहीं चला। हाँ, कुछ स्कूल्स के सिलेबस में ये है बट उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। फिर बात करते हैं डोवाल एंड सुलिवियन होल्ड टॉक्स एमिड स्ट्रेन इन टाइज ओवर रशिया। अभी जो हम बात करें तो एडिटोरियल की कि जो इंडिया और रशिया की मीटिंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हुई है तो वो है आपका यूएसए। सो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी मीटिंग हुई है जैक सुलिवियन से, वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। दोनों की मीटिंग हुई है। इसमें यूएसए की तरफ से इन्होंने कहा है कि इंडिया गलत कंट्री के साथ में अपने रिलेशंस को ठीक कर रहा है और ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। वहीं पर इंडिया की तरफ से अपने जो पॉइंट्स रखे गए हैं उसमें ये क्लियर शो करने की कोशिश हो रही है कि भाई देखो मैं इसका आपको जिस्ट बता रहा हूँ इस आर्टिकल का, दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली यूएसए should not think that India will follow their rules. India will join their group. इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया किसी ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फोर्स बनाने की कोशिश जो हो रही है उस फोर्स के अंडर प्रेशर में तो नहीं आएगा। मींस हम रशिया के साथ में मीटिंग करें, हम यूएसए के साथ में फ्रेंडशिप करें, वो ये इंडिया डिसाइड करेगा। अब ना तो वेस्टर्न वर्ल्ड ये डिसाइड करेगा कि इंडिया की दोस्ती रशिया से ज्यादा होनी चाहिए या हंगरी से होनी चाहिए या चाइना से होनी चाहिए या नॉर्थ कोरिया से होनी चाहिए, इंडिया डिसाइड करेगा। तो इसमें ये मैसेज इसमें देने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल में दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट नेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो योर टू लाइन। सो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली रन करेंगे, चाहे आप इसका बुरा मानो या भला मानो, इससे हमें कोई फर्क नहीं करने वाला, ठीक है।
नेक्स्ट एक और है कि सेंटर अमेंड्स रूल्स टू ब्रॉडन द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ JNK-LG। जैसे न्यू दिल्ली की, हाँ सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पावर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जो लैंड वगैरह है उसकी पावर जम्मू एंड कश्मीर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है। सो जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है उसको भी अब पावर्स को एक्स्ट्रा की जा रही है, उसकी पावर को। मींस आप सबको पता है कि अगर वहां पर इलेक्शंस होंगे, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने हमेशा से टेररिज्म को सपोर्ट किया है, अगर वो फिर से गवर्नमेंट में आए और पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स, आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स और आपका करप्शन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ये सब अगर वहां के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो वहां के लीडर्स होंगे, उनके हाथ में अगर रहेगा तो फिर से वही मिलिटेंसी और टेररिज्म को फिर से वो हवा देंगे और वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ये कोशिश हो रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर दी जाए जिससे कि उन इश्यूज को वो कंट्रोल कर सकें। सो ये आर्टिकल यहाँ पर था। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।